Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team and in this video we are going to be covering topic number 46, 47 and 48. तो फिर हमारे 3 टॉपिक्स रह जाएंगे 49, 50, 51। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स हमने सुना होगा, वेव साउंड्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। डॉपलर इफेक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स बहुत छोटा है, तुम क्वेश्चन में देखोगे ऐसे चुटके में क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। ऑर्गन पाइप्स देखते हैं। अब ऑर्गन पाइप में 2 टाइप की ऑर्गन पाइप होती है, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज्ड। और ना बेसिकली वो आवाज़ निकालते हैं ना उससे गाना गाने के लिए, वो वाली। तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, इट सपोर्ट्स बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स, मतलब कि एन की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, दैट इज़ इक्वल टू V/2L। V हमारी स्पीड है और L हमारी लेंथ है। हार्मोनिक्स क्या होते हैं, अब हार्मोनिक्स में हम लोग जो बोला ना इवन और ऑड हार्मोनिक्स, यानी कि एन की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो आगे का हार्मोनिक्स निकालने के लिए सिर्फ फर्स्ट वाली हमने निकाली 1, आगे के निकालने के लिए FN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NV/2L। ठीक है, ये हो गया ओपन ऑर्गन पाइप में। क्लोज ऑर्गन पाइप क्या करती है, सपोर्ट्स ओनली ऑड हार्मोनिक्स एंड इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L। यहाँ पे V/2L होती है, क्लोज में V/4L होती है। और हार्मोनिक्स क्या होते हैं, FN इज इक्वल टू NV/4L, जहाँ पे N की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ऑड होगी 1, 3, 5 ऐसे करके। और हार्मोनिक्स NV/4L। ठीक है, तुम इसको याद कैसे रख सकते हो, मैंने कैसे याद रखा था, ट्रिक थी मेरे भी सर ने बताई थी कि जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें O होता है। O से ऑक्सीजन याद करो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 2। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में C आता है, C की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 4। याद रखने में बहुत काम आएगा, ये तो पेपर में बहुत कन्फ्यूजन होती है। और ओपन ऑर्गन पाइप में क्लोज ऑर्गन पाइप में क्वेश्चन आता ही आता है। F1 की वैल्यू V/2L, F1 की वैल्यू V/4L। यहाँ पे दोनों हार्मोनिक हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड हार्मोनिक्स हो सकता, ऑड हार्मोनिक्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट हम उसमें क्या होता है ना, बेसिकली जब हम ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और जो साउंड वाला सोर्स है उसका, जहाँ से उसे आवाज़ सुननी है, वो मूव कर रहे हैं, तो एक सर्टेन डिफरेंस आता है जो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करता है ना, वो उसमें जो रियल फ्रीक्वेंसी है और जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करी फ्रीक्वेंसी, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालने के लिए डॉपलर इफेक्ट होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, F' जो कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ इक्वल टू F जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाइड बाय V+-V ऑब्जर्वर अब अपॉन में V+-V सोर्स। ठीक है, V ऑब्जर्वर हमारे पास V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। V ऑब्जर्वर क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है। VS क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स है। अब इनको ना प्लस माइनस, तो इनका साइन कन्वेंशन है। अब V ऑब्जर्वर को प्लस कब लेंगे, जब प्लस इफ मूविंग टूवर्ड सोर्स। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो इसको लेंगे प्लस। ठीक है, ये वाली चीज़ प्लस होगी। और स्पीड ऑफ सोर्स को कब प्लस लेंगे, जब सोर्स इफ़ इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब उल्टा है। यहाँ पे प्लस तब लेंगे जब जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन सोर्स को ऑब्जर्वर से अलग मूव करना है, उल्टा मूव करना है, तब जाके यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस इफ मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, अब हम स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस क्या है, तुम इन्हीं से डिराइव करोगे, भी इसको देखना। सोर्स मूविंग टवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है बेसिकली अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, यानी कि हमारे VO की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, V, ये तो VO हो गया, अपॉन में V, और सोर्स मूविंग टूवर्ड्स आता तो नेगेटिव हो जाता है ना, अवे में पॉजिटिव है और टूवर्ड्स में नेगेटिव हो जाएगा, तो V-VS आ गया। सोर्स मूविंग अवे, सोर्स ही उल्टा जा रहा है, V+VS, क्योंकि मूविंग अवे में तो फर्स्ट प्लस लेते हैं। ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो प्लस लेंगे, और नीचे स्टेशनरी सोर्स है तो VS की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो V+VO अपॉन में V। ऑब्जर्वर मूविंग अवे, V-VO अपॉन में V। ठीक है, ईजी राइट, तुम इसे डिराइव कर सकते थे, बस तुम्हें ये एक साइन कन्वेंशन आनी चाहिए और तो कुछ नहीं, और ये फॉर्मूला बस। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग को हम 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक होता है सीरीज़ में कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल में कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में ऐसे करके करते हैं कि बेसिकली जो एक एंड है वो इनका एक एंड शेयर हो ऐसे करके। ठीक है, स्प्रिंग इन सीरीज़ में देखो स्प्रिंग और रेजिस्टेंस उल्टा चलते हैं। रेजिस्टेंस में सीरीज़ में क्या होता था, R1 + R2 + R3, और पैरेलल में क्या होता था 1/R1 + 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, राइट। सीरीज़ में उल्टा होता है, सॉरी स्प्रिंग्स में उल्टा होता है। स्प्रिंग्स इन सीरीज़ जो होती है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 + 1/K2 ऐसे करके, मतलब उल्टा प्लस होता है। जो हमारा वहाँ का पैरेलल का था, यहाँ का सीरीज़ का है। और सिस्टम कैसा हो जाता है, शॉर्टर। ठीक है, एंड K की वैल्यू कम हो जाती है बेसिकली। जैसे वहाँ पे हम कहते थे ना कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है पैरेलल में, वैसे यहाँ पे सीरीज़ में जो हमारे K की वैल्यू इसकी कम हो जाती है वैल्यू। और स्प्रिंग्स इन पैरेलल जब देखते हैं K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 + K2 एंड सो ऑन, सिस्टम हमारा थोड़ा स्टिफर हो जाता है, K की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से पैरेलल ही सीरीज़ है रेजिस्टेंस का, तो K की वैल्यू बढ़ जाती है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गन पाइप दैट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज रहते तो भाई तुम्हें क्या आएगा, V/4L है ना,
फर्स्ट हार्मोनिक v/4l एट वन एंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 हर्ट्ज। दे भी रखी है v/4l की वैल्यू दे रखी है 1500 हर्ट्ज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स जनरेटेड बाय दिस पाइप दैट नॉर्मल पर्सन कैन हियर। नॉर्मल पर्सन कितना फ्रीक्वेंसी सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये याद रख लेना, नॉर्मल पर्सन कितना सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज। तो बताना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स जनरेटेड बाय दिस पाइप, कितना ओवरटोन जनरेट करेगी ये पाइप। देखो इफ़ अ क्लोज्ड पाइप वाइब्रेट्स इन nth मोड, द फ्रीक्वेंसी कैसे देते हैं हम लोग 2n-1, क्योंकि हमें क्या लेना होता है ऑड नंबर लेने होते हैं ना, तो 2n-1 v/4l। और v की वैल्यू कितनी हो जाती है, v/4l की वैल्यू में दे रखी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1500 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको हम डालेंगे, हमें n फ्रीक्वेंसी कितनी है 20,000 हर्ट्ज, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स। तो 20,000 विल बी इक्वल टू 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1500 हर्ट्ज। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर एज 7.1 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7, राइट। तो तुम्हें पता चला तुमने क्या निकाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स निकाल लें जनरेटेड बाय दिस पाइप दैट नॉर्मल पर्सन कैन हियर। तो आ गया आंसर 7, तो 7 नहीं मार्क करने चलाना, 7 है भी नहीं, चलो। ऑल्सो इन अ क्लोज्ड पाइप, ये वाला फॉर्मूला अब लगेगा यहाँ पे, जो नंबर होते हैं ओवरटोन्स के वो कितना होता है, नंबर ऑफ द मोड ऑफ वाइब्रेशन -1 दैट इज़ इक्वल टू 7-1 दैट इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, क्लोज पाइप में जो नंबर ऑफ ओवरटोन्स है दैट इज़ इक्वल टू नंबर जो मोड ऑफ वाइब्रेशन आए ना जितने, उनमें से 1 माइनस कर दो तो 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एन ओपन पाइप इज़ इन रेजोनेंस इन इट सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक में रेजोनेंस में है ये, मतलब अच्छे से आवाज़ आ रही है इसमें, विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी f1, अब f1 के साथ, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी साथ साथ चल रही है। नाउ इट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, पहले ओपन थी तो इसके सेकेंड हार्मोनिक क्या हो जाएगी, सेकेंड हार्मोनिक क्या होता है NV ओपन है, ओपन 2L, तो NV/2L 2V है ना, 2 है, 2V/2L 2 कट जाएगा, f1 की वैल्यू कितनी आ गई V/L। ठीक है, ये हमारा हो गया जो हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। If the frequency of the tuning fork is increased slowly from f1, then again a resonance is obtained with the frequency f2. In this case, the pipe vibrates in nth harmonic. Then बेसिकली जब हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क की बढ़ाई है f1 से, तो एक f2 का वो आया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। देखो पहले ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और ये रेजोनेंट है, ये बेसिकली किसका रेजोनेंट है, ओपन पाइप के साथ हमारी। ठीक है, रेजोनेंट ओपन पाइप की तरफ से ओपन होती है, तो इसके साथ रेजोनेंट है। लेकिन अब हमने क्या किया, f1 को बढ़ा के हमने f2 कर दिया। ठीक है, if the frequency of the tuning fork is increased slowly from f1, then again a resonance is obtained with the frequency f2. जब f2 की वैल्यू आई ना तो हमें फिर से रेजोनेंस मिली, और इस बार इसमें मिली nth हार्मोनिक पे, सेकेंड हार्मोनिक में थी f1 के साथ, अब nth हार्मोनिक में मिली है f2 के साथ। तो बताना है कि n की वैल्यू कितनी है और f2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हमने निकाला ओपन पाइप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्लोज पाइप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है NV/4L। ठीक है, तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/4 टाइम्स f1, वेयर n इज़ ऑड एंड f2 की वैल्यू f1 ज़्यादा। हमने देखा कि अभी f2 की वैल्यू तो बाद में आई तो अब ज़्यादा है, और n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 5, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से करना था, इसमें ऑप्शन ही ऐसे बनाते हैं, ऑप्शन नहीं होते तो तुम आंसर गेस नहीं कर पाते। देखो सबसे पहले तो पता चल गया कि f2 की वैल्यू कितनी है, n/4 f1 है, यानी कि जो भी n आ रहा है उसके टाइम्स n/4 f1 करना है। तो या तो 3 आ रहा है तो n/4 होगा, तो ये नहीं होगा, 3/4 होता है, 3 होगा तो 3/4, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 5 होगा तो 5/4 ये हो सकता है, 5 होगा 3/4 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 2 और 3 तो यहीं कट गए थे हमारे। वही बात थी ऑप्शन 1 और 3 की। तो जो हमारा ये है n/4 f1, इसमें हमें एक और चीज़ पता है ना कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इंक्रीज स्लोली, तो f2 की वैल्यू f1 से बड़ी है, f2 की वैल्यू f1 से बड़ी आनी चाहिए। यहाँ पे कितनी आ रही है, 3/4 f1, ये तो छोटी आ रही है ना, 4 बड़ा है, पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, और यहाँ पे क्या आ रही है 4/5, यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट समथिंग आंसर। तो ये वाली चीज़ ही होगी हमारी। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में हमने ऐसे एलिमिनेट किया। तो बेसिक मैथ्स यही नीडेड थी, इसमें से मैं बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, 3/4 बड़ा है कि 5/4 बड़ा है, बस इतना, और कुछ नहीं। एंड यू सॉल्व दिस आउट, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स, जब ऑब्जर्वर टूवर्ड्स आता है स्टेशनरी सोर्स क्या होता है, तो प्लस लेते हैं हम लोग उसकी वेलोसिटी। सोर्स ऑफ साउंड विद द स्पीड 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के 1/5, यानी कि अगर ये हमारी v है तो ये कितनी हो जाएगी v/5। ठीक है, द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड लैम्डा और f रिस्पेक्टिवली, एपरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रिकॉर्ड ऑब्जर्वर, एपरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताना है जो कि रिकॉर्ड करेगा हमारा ऑब्जर्वर। ठीक है, एन डैश होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमने अभी देखा था फ्रीक्वेंसी ऊपर में, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा v है प्लस v ऑब्जर्वर अपॉन में v। फिर इसको वही सॉल्व करेंगे, v + v/5, ये मैंने v/5 लिखा है, लग रहा ना हो तो
क्या पे देखो लिखा है 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो v प्लस वी अपॉन में v को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 6v अपॉन में 5v, विल गेट योर आंसर है 6/5 या फिर 1.2f। ठीक है, 1.2f हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है कि वेवलेंथ जो होता है ना, बेसिकली जो हमारा वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि सोर्स स्टेशनरी है कि नहीं है। अगर सोर्स हमारा जो है वो एक ही जगह पे टिका हुआ है, जो वेवलेंथ होती है वो रिमेन्स अनचेंज फॉर ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस कार मूविंग एट 22 मीटर पर सेकेंड chases a motorcyclist. Policeman sounds his horn at 176 hertz while both of them move towards the stationary siren of frequency 165 hertz. Calculate the speed of the motorcycle if it is given that motorcycle does not observe any beats. इन्होंने बोला है कि तुम्हें बताना है कि स्पीड कितनी चल रही है। तो तुमने क्या किया, N1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पुलिस कार हॉर्न हर्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट, पीछे की तरफ से जो आ रही है वो सुन रहा है, उसे N1 कह रहा है। N2 किसे कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन हर्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट, ये सायरन की सुनी, इसे F2 कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं F1। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने N1 निकाला, फिर हम N2 निकालेंगे, उससे करेंगे। N1 की वैल्यू कितनी होती है, 330 माइनस वी, है ना, 330 माइनस वी अपॉन में 330 माइनस 22 इंटू 176। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे एंड यूल गेट आंसर 330 प्लस वी अपॉन में 330 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 165। N1 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, N2 की वैल्यू में भी ये जो हमारा N2 है वो क्या है, देखो वाइल बोथ होता है मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी सायरन, स्टेशनरी सायरन की तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है प्लस लेंगे, तो में आएगा प्लस का साइन, प्लस वी अपॉन में 330 मल्टीप्लाइड बाय 165। ये हो गया। ये हमने क्यों कहा, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट मोटरसाइकिल डज नॉट ऑब्जर्व एनी बीट्स, यानी कि उसे कुछ बीट नहीं, जैसा कुछ अजीब सुनाई नहीं देता अलग से। तो बीट्स अगर नहीं सुनाई दे रही हैं तो N1 माइनस N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो N1 इज इक्वल टू N2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग थी उसका फोर्स कांस्टेंट के था, उसको इस पार्ट में बांट दिया 1:2:3। दर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज के डैश, देन कनेक्टेड इन पैरेलल फोर्स कांस्टेंट के डैश डैश एंड जब के डैश डॉट के डैश डैश होगा तो क्या होगा। गिवन स्प्रिंग इज कट इन टू लेंथ ऑफ दिस, द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ स्प्रिंग आर L/6 L/3 एंड L/2। इसकी वैल्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 के, K2 की वैल्यू हो जाएगी 3 के, K3 की वैल्यू हो जाएगी 2 के। ठीक है, when these segments are connected in series the equivalent spring constant is given by, भाई उल्टा फॉर्मूला 1/r डैश 1/6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k। इसको सॉल्व करेंगे विल गेट आंसर 6/6k विच इज़ 1/k एंड 1/k डैश इज इक्वल टू 1/k। तो k डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k। हमारा बिल्कुल ही हो गया ये सॉल्व। ठीक है, 1/k डैश की वैल्यू 1/k, k डैश की वैल्यू हो जाएगी k। When these segments are connected in parallel, the equivalent spring constant is given by, जब हम इन सेगमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाता है डायरेक्ट। तो 6 + 3 + 2k विच विल बी इक्वल टू 11k, तो इनका रेशियो निकालेंगे 1:11 आ जाएगा, राइट। व्हाट विल बी द फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग सिस्टम शोन इन द फिगर, इस सिस्टम में जो हमें फोर्स कांस्टेंट है वो कितना होगा। देखो ये कैसे है, पैरेलल में है। ठीक, पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है नॉर्मल, तो k1 + k1 होता था 2k1। अब जो इसके आगे के जो स्टेप्स हैं उसमें हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k2 है, और ये कैसे कनेक्टेड होगा, इनका जो हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग हो गया है ना, बेसिकली सीरीज़ में हो गया। सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। ये हमने जो 2k1 निकाला है इसको फिर उल्टा 1/2k1 प्लस 1/k2, तो k की वैल्यू, ठीक है ये समझ आ गया, 1/k इज इक्वल टू 1/2k1 प्लस 1/k2 आया। k की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/2k प्लस 1/k2 एंड इसको लिखेंगे -1 ब्रैकेट में। तो k की वैल्यू हमारी कितनी जाएगी, 1/2k1 प्लस 1/k2 और हमारे -1 आएगा ऊपर में, क्योंकि देखो 1/k की वैल्यू है 1/2k1 प्लस 1/k2। अगर हम k को उल्टा करके लिखें तो इनको भी उल्टा करके लिखना चाहिए, पर हमने इसको नहीं लिखा है तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं कि -1। ठीक है, उल्टा ही है ये, समझ आ गया। चलो थैंक यू।